कौन असली शंकराचार्य है और कौन नकली, ये लड़ाई अब संत बनाम संत की हो गई है। और अब तो इस धर्म युद्ध में योगी आदित्यनाथ को भी उतरना पड़ गया है, क्योंकि मामला सियासी हो चला है। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट हमला बोला है। आज योगी आदित्यनाथ ने बिना अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला। सवाल है कि क्या 2026 के पहले धर्मयुद्ध का शंखनाद हो गया है? इसका सियासी फ्लेवर 2027 के चुनावी जंग में क्या रंग दिखाने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए और मामले को समझिए। जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, हमें उनसे सावधान होना होगा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। योगी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे। वो हिंदू नहीं है। भयंकर युद्ध को आमंत्रण है। संत न छोड़े संत ही कोटि मिले या संत। योगी आदित्यनाथ हरियाणा के सोनीपत में नाथ संप्रदाय के महंतों के बीच में थे। योगी के चेहरे पर एक कसक साफ दिख रही थी, और वो कसक थी उन पर एक शंकराचार्य द्वारा किए गए व्यक्तिगत हमले की। साधु संत और महंतों के बीच मौजूद योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दिया। भगवान की कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने किसे कालनेमी कहा, उन्होंने किससे सावधान रहने को कहा। योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रहे होंगे, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी की थी। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि मौनी अमावस्या पर माघ मेले में उनके शिष्यों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, और उस झड़प की वजह ये थी कि शंकराचार्य अपनी पालकी को स्नान घाट तक ले जाना चाहते थे, और यूपी पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। शंकराचार्य की पालकी प्रेम पर भी योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। सोनीपत के नागा बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मौका था। योगी आदित्यनाथ ने मंच से भगवा को बदनाम करने वालों की क्लास लगाई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने का आरोप लगाया था, तो योगी आदित्यनाथ ने उसका भी जवाब दे दिया। एक मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। कोई सोचता था काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आज से 10 साल पहले कोई जाता था, 10 श्रद्धालु एक साथ आने में कठिनाई होती थी, 50 लोग नहीं जा सकते थे। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है, दर्शन कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपने अंदाज में जवाब तो दिया, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कुछ भी योगी आदित्यनाथ को कहा वो संत और महंतों को पसंद नहीं आया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और नाथ संप्रदाय से जुड़े महंत योगी पर हुए हमले के खिलाफ गुस्से में हैं। योगी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। योगी जी को गाली देगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन लोग कोई भी संत हो, ये जो माघ मेले में हुआ है, जो योगी जी को गाली दे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी जी के खिलाफ साजिश करने वाले या कोई भी ऐसे व्यक्ति हों, तो जो सच्चा होता है, जो अच्छा होता है, वो भगवान को भी प्रिय होता है और भगवान की जनता को भी प्रिय होता है। कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए पुल नंबर 2 का बैरिकेड तोड़ने से लेकर के सभी प्रकार की गतिविधियां, और ये तो पुराना हथकंडा है कि नोटिस में उठाए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए,
कि ये कहिए कि नोटिस दे दिया तो मेरी मानहानि हो गई। इस बीच 48 घंटे के अंदर माघ मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर सवाल किए गए। अब अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद शंकराचार्य विवाद में तब्दील हो गया है। संत और महंत तो ये सवाल उठाने लगे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं भी या नहीं। ये विवाद इतना आसानी से नहीं थमने वाला। अब ये 2026 का सबसे बड़ा धर्म युद्ध बन चुका है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उस खबर की जिस पर आज सुबह से सारे देश की नजरें बनी रही। पूरा भारत जानना चाहता था भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है। ऐतिहासिक भोजशाला में कल क्या होगा? हिंदुओं की अखंड पूजा बिना विघ्न के पूरी हो पाएगी? क्या पूजा और नमाज बिना बवाल के हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बस अब कुछ घंटे का वक्त बचा है जब धार में पूजा वर्सेस नमाज हो। इसे लेकर वहां कड़ी सुरक्षा भी है। धार में इस वक्त ऐसी सुरक्षा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सामने आया। इस रिपोर्ट से समझिए कि धार में 120 मिनट की अग्नि परीक्षा कैसे पास होगी। अखंड पूजा करेंगे हम। ये नमाज हमारा विषय नहीं है। नमाज पढ़वाई जाए। जहाँ तक नजर पसारेंगे वहाँ तक आप ये खाकी वर्दीधारी आपको नजर आएंगे। ऐतिहासिक भोजशाला छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। माहौल में तनाव है। कल क्या होगा? प्रशासन के सामने बड़ा सवाल है। इस सवाल और चुनौती की वजह है कल दोपहर 1 बजे का वक्त, यानी वो समय जब भोजशाला में नमाज वर्सेस पूजा हो। वो 120 मिनट जिसमें पुलिस से लेकर प्रशासन तक की अग्नि परीक्षा होने वाली है। बसंत पंचमी और जुमे का एक ही दिन है। भोजशाला में जुमे और नमाज पर विवाद था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां जो सर्वोच्च आदेश आया वो धार जिला प्रशासन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अर्चना और नमाज दोनों होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुस्लिम सिर्फ दोपहर में 1 से 3 के बीच नमाज करेंगे। हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव ना हो, इसके लिए पूजा और नमाज के लिए अलग अलग जगह दी जाएगी। एंट्री और एग्जिट का रास्ता अलग होगा। जहाँ तक मुस्लिम समाज का सवाल है, उनको 1 से 3 के बीच में डेजिग्नेटेड एरिया में जो नंबर्स वो बताएंगे आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उतने लोगों को पास इशू किया जाएगा जो वहाँ पे आके उस समय के बीच में अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। पर जो हमारी जो सिचुएशन है, पूरे दिन हम अपनी वहाँ पे पूजा पाठ माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी की करने की हमें अनुमति मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ हो गया कि कल 1 से 3 के बीच भोजशाला में नमाज होगी। सवाल वही, क्या उस दौरान हिंदू पक्ष अपनी पूजा जारी रखेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हिंदू पक्ष की पूजा को लेकर किसी समय का जिक्र नहीं। ये बताइए अखंड पूजा को लेकर अब क्या स्टैंड है? अखंड पूजा जैसा हमने आह्वान किया है, हम अखंड पूजा करेंगे। हाँ, अखंड पूजा करेंगे। जो स्थिति रहे अखंड पूजा होगी, हम अखंड पूजा करेंगे। हिंदू समाज ने संकल्प लिया है तो संकल्प की पूर्ति करेंगे। नमाज हमारा विषय नहीं है। सुबह से यज्ञ हवन आरंभ होगा और पूर्णाहुति होगी उसकी। हिंदू समाज अखंड पूजन करे। सुबह सूर्योदय के समय हवन प्रारंभ होता है, होगी, हमारा विषय नहीं है। नमाज कहाँ होगी, कैसे होगी, ये प्रशासन का विषय। हिंदू समाज जहां अखंड पूजा की बात कर रहा है तो मुस्लिम समाज कोर्ट के फैसले का पालन करने की बात कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका साक्षात पालन होगा। हम शांति व्यवस्था बनाए रखे हैं और आगे भी शांति व्यवस्था बनी रहेगी। नमाज पढ़ने जाएंगे। बिल्कुल, जो कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश का पालन होगा। इंशाअल्लाह ताला कल भी हम नमाज के लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पूरा पालन होना चाहिए। और मैं सभी धारवासियों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारा धार शहर अमन का शहर है और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। इस साल बसंत पंचमी और जुमा एक दिन है। ऐसे हालात 2016 में आए थे, तब भी इसी तरह का इंतजाम था। मुस्लिम समाज को पहले से निर्धारित जगह पर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया और तब शांतिपूर्ण तरीके से नमाज और पूजा की गई। किसी भी स्थिति में हम कल के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, ये हमारा परम इसमें कर्तव्य है।
उसके साथ ही साथ जो कल का पर्व है वह शांतिपूर्वक तरीके से निकले, इसके लिए कल भी मैंने अपील की थी। भोजशाला में नमाज और पूजा एक साथ होने पर माहौल खराब ना हो, इसके लिए धार में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए। सीआरपीएफ की 8 कंपनियां, आरएएफ, घुड़सवार पुलिस दस्ता तैनात है। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों से नजर है। भोजशाला परिसर की 3 लेयर सुरक्षा तैयार है। परिसर में सैकड़ों सीसीटीवी लगाए गए। धार में कानून व्यवस्था की बागडोर संभालने के लिए सड़क पर आपको पुलिस के सीनियर अफसर नजर आएंगे और चप्पे चप्पे पर ये कानून व्यवस्था कायम रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, उसकी बागडोर संभालते नजर आ रहे हैं। कहाँ किसका पॉइंट रहेगा, क्या डिप्लॉयमेंट रहेगा। 8000 से ज्यादा पुलिस जवान धार में कल बसंत पंचमी के मौके पर तैनात रहेंगे। बसंत पंचमी और जुमा, इसके पहले 3 बार जब एक साथ पड़ा तब धार में तनाव, लाठीचार्ज की नौबत आई। अब पूरे एमपी की नजर कल भोजशाला पर रहेगी। 2 घंटे धार प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हुए खबर अब योगी फोर्स की कर लेते हैं। एक बार फिर से योगी फोर्स का बॉर्डर पार एक्शन दिखाई दिया, वो भी मध्य प्रदेश के भोपाल में धर्मांतरण रैकेट के सरगना दाऊद के खिलाफ। दरअसल आगरा धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड सैयद दाऊद अहमद के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया। इस नोटिस के साथ योगी फोर्स भोपाल पहुंची और दाऊद के घर के बाहर मुनादी की। वो ये कि अगर 5 फरवरी से पहले दाऊद ने सरेंडर नहीं किया तो फिर योगी का बुलडोजर इंसाफ करेगा। कैसे नोटिस से शुरू हुई ये कार्रवाई अब सरेंडर या फिर सख्त एक्शन के मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, रिपोर्ट देखिए। 1884 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत यह उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है कि अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 5 फरवरी 2026 को समय 11 बजे माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के समक्ष उपस्थित हो। योगी फोर्स की ये मुनादी उस भगोड़े दाऊद के लिए है जो कनाडा में बैठकर धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। भोली भाली हिंदू बेटियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। मगर जानते हैं योगी फोर्स ने ये मुनादी आगरा में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की, जो आगरा कन्वर्जन गैंग के मास्टरमाइंड सैयद दाऊद अहमद का खुफिया ठिकाना था। श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, किंतु अभियुक्त की गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी तथा माननीय न्यायालय को यह विश्वास हो गया है कि अभियुक्त फरार है अथवा स्वयं को छिपाए हुए है। सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में सैयद दाऊद अहमद के भोपाल में मौजूद घर पर योगी फोर्स ने नोटिस चस्पा किया और इसी के साथ 5 फरवरी तक आगरा कोर्ट में पेश होने का फरमान सुनाया। अगर 5 फरवरी को आगरा धर्मांतरण रैकेट का सरगना पेश नहीं हुआ तो दाऊद को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। आरोपी की तमाम संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। आपको बता दें कि दाऊद पिछले 1 साल से कनाडा में छिपा बैठा है। दाऊद पर 2 सगी बहनों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने का आरोप है। इसके साथ ही दाऊद पर धर्मांतरण गैंग की फंडिंग का आरोप भी लगा है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं योगी फोर्स ने कई बार भोपाल में दाऊद के घर में दबिश दी, जहां पर उसके पिता के अलावा कोई नहीं मिला। लेकिन जब तक दाऊद पर शिकंजा नहीं जकड़ा जाता तब तक योगी फोर्स उसे छोड़ने वाली नहीं है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब योगी फोर्स ने क्रॉस बॉर्डर एक्शन किया हो। इससे पहले बिहार के किशनगंज में यूपी एटीएस की टीम ने घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह और उसके मास्टरमाइंड को धर दबोचा था। यूपी एटीएस के कमांडो ने 1 सप्ताह पहले बॉर्डर पर एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया था, वो भी बिहार के किशनगंज जिले में मौजूद एक मुस्लिम इलाके में। दरअसल यूपी एटीएस की टीम किशनगंज में मुंशी भीटा गांव में पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से एक दुकान पर दबिश दी।
छापेमारी में अरमान नाम के आरोपी पर शिकंजा जकड़ा गया। उसके पास से लैपटॉप, थंब स्कैनर और प्रिंटर बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल बॉर्डर बेल्ट में फेक आईडी बनाने में होता था। आरोप है कि किशनगंज के मुशी भिट्टा गांव से ताल्लुक रखने वाला अरमान अपनी दुकान में फर्जी पहचान पत्र की मंडी चलाता था। आरोप ये भी कि चंद पैसों की खातिर आरोपी अरमान अवैध रूप से बॉर्डर पार कराए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की फेक आईडी बनाता था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि ये गिरोह काफी लंबे समय से चोरी छिपे सक्रिय था और इसके तार यूपी ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों तक भी जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी मेरठ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी मेरठ में अलकायदा का एक ऐसा सुसाइड बॉम्बर भी छिपा था जो किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। लिहाजा यूपी एटीएस ने अलकायदा आतंकी के घर पर दबिश दी, लेकिन 40 सेकंड के फासले से अलकायदा का आतंकी उजैद बच निकला और इस वक्त वो कहीं भी छिपा हो सकता है। मेरठ में मौजूद भाईजान का यह वही मोहल्ला है जहां अलकायदा का सुसाइड बॉम्बर रहता था। मियां भाई के मोहल्ले का यह वही मकान है जिसमें अलकायदा का स्लीपर सेल देश और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ खतरनाक प्लानिंग रच रहा था। लेकिन ये सुसाइड बॉम्बर अब अपने घर पर नहीं बल्कि यूपी में कहीं घूम रहा है। उजैद कुरैशी, अलकायदा का आतंकी जो इस वक्त यूपी एटीएस के रडार पर है, उजैद के घर के बाहर योगी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है, उससे जुड़े हर ठिकाने पर दबिश दे रही है। क्योंकि जिस मेरठ में अलकायदा का मानव बम उजैर टेरर साजिश की प्लानिंग कर रहा था, आज उसी मेरठ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मेरठ के रहने वाला अलकायदा आतंकी उजैद किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। इस मामले में यूपी एटीएस की टीम उजैद के घर पहुंची। यूपी एटीएस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी, लेकिन आतंकी उजैद महज 40 सेकंड के फासले से बच गया। आखिर कैसे, ये भी आप तस्वीरों के जरिए समझिए। दरअसल शाम 4:26 पर यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम आतंकी उजैद के घर पहुंची। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, महज 4 मिनट बाद यानी शाम 4:30 पर यूपी एटीएस की टीम उजैद के घर से निकल गई और जैसे ही यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम उजैद के मोहल्ले से बाहर निकली, ठीक 40 सेकंड बाद अलकायदा का आतंकी उजैद स्कूटी पर सवार होकर अपने घर पहुंचा। तस्वीरें देख सकते हैं कि उजैद के घर के पास उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां पर लगातार न केवल गश्त लगा रही है बल्कि उसकी तलाश भी कर रही है। उजैद और उसका परिवार फिलहाल फरार चल रहा है और उसी के तहत यहां पर यूपी पुलिस की टीम लगातार उजैद की तलाश में दबिश भी डाल रही है, लगातार उसकी तलाश कर रही है। उसके परिवारों से भी संपर्क किया जा रहा है। आपको बता दें, यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी उजैद के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया था, जिसे देखकर उजैद के होश उड़ गए। नोटिस देखते ही वो फौरन घर से भाग गया। हैरानी की बात यह है कि बीते 4 दिनों से उजैद के घर पर भी ताला लगा है और उसके घर वाले भी फरार हैं। इस वक्त मैं हूं उजैद कुरैशी के घर पर और यहां देख सकते हैं उसके घर पर यहां पर ताला जड़ा हुआ है। आपको वो नोटिस भी दिखाना चाहूंगा जिसको लेकर उजैद कुरैशी यहां पर फरार हो गया है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि उजैद के ताल्लुकात अलकायदा से हैं और वो स्लीपर सेल की तरह वो काम कर रहा था। ये आप नोटिस देख सकते हैं उजैद कुरैशी पर और इसमें बीएनएस की धारा 113 लगाई गई, यानी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना। गौर करने वाली बात यह है, आतंकी उजैद के घर पर जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो भाईजान के मोहल्ले में कोई भी आतंकी उजैद और उसके घर वालों के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने तो उजैद को पहचानने से भी इनकार कर दिया। कैसा लड़का है उजैद? तो मैंने तो कभी है ना आमने सामने हुआ ही नहीं बच्चों से, क्या मैं तो अपने कारोबार में, हम तो बिजी है। अच्छा, हाँ बस। अलकायदा से जुड़े होने का आरोप है, क्या हमें नहीं पता इस बारे में। आपको लगता है कि आतंकी संगठन से जुड़ा होगा? अब मुझे इस बारे में ये पता ही नहीं कुछ। अच्छा, कुछ पता नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं ठीक उजैद के घर के सामने रहते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि उजैद को नहीं जानते हैं और उसके बारे में भी बात करना नहीं चाहते। आप भी सोच रहे होंगे आखिरकार आतंकी उजैद अलकायदा के सुसाइड बॉम्बर कैसे बना, आखिर कैसे वो अलकायदा जैसे खूंखार आतंकी संगठन के संपर्क में आया। साल 2024 में उजैद जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गया था। इस दौरान उजैद कुरैशी अलकायदा से जुड़े लोगों से मिला और बीते 2 सालों से उनके संपर्क में था। आतंकियों से उसने व्हाट्सएप पर चैट भी की।
वकालत है ना उनकी। कहाँ पे? फ्रूट मंडी। फ्रूट मंडी में। हाँ, दिल्ली रोड पे फ्रूट मंडी में इनका सेब का कारोबार था। वहाँ से कश्मीर से कारोबार है। जितने भी फ्रूट वाले हैं सबका कारोबार कश्मीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सेब वहीं से आता है। और वहाँ से सेब के उसमें पता नहीं कैसे ये हमारा कैसे ये ताल्लुकात हो कैसे नहीं है या नहीं है कनेक्शन, इससे ये नहीं मालूम हो रहा। दरअसल कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और जब उसके फोन की तलाशी ली गई तो उसके अलकायदा से कनेक्शन का खुलासा हुआ। चैट से खुलासा हुआ कि अलकायदा 18 साल के उजैद कुरैशी को सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी में था। जम्मू कश्मीर में बलान फोर्ट इलाके का जम्मू कश्मीर इलाका है, वहां पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था और वहीं के मुकदमे के बाद ये पता चला जम्मू कश्मीर पुलिस को कि उवैद ने एक व्हाट्सएप चैट हुआ था जो अलकायदा से जुड़ा हुआ था और उस व्हाट्सएप चैट में फिदाइन अटैक करने की बात कही गई थी और आर्मी पे अटैक करने की बात कही थी और उसी की जांच के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर पहुंची थी। लेकिन इस पोस्टर देखने के बाद उजैद कुरैशी फरार हो गया। परिवार के लोग भी यहां पर नहीं है। एटीएस का दावा है उजैद अलकायदा के लिए रिक्रूटमेंट का काम करता था और युवाओं को ब्रेन वॉश करता था। इसका मतलब कोई भी मानव बन जाएगा, देश को दहलाने के लिए, बेकसूरों का खून बहाने के लिए आतंकियों से मिल जाएगा। भले ही इस वक्त आतंकी उजैद फरार है, लेकिन योगी फोर्स अलकायदा के कबूतरबाज स्लीपर सेल को तलाश करेगी, चाहे वो किसी भी बिल में छिप जाए। मेरठ से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ मियां भाई ने जिम को लव जिहाद का सेंटर बनाया था, उसे हिंदू बेटियों को मुस्लिम बनाने वाली फैक्ट्री बना लिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में जिम जिहाद का अंत कर दिया। योगी फोर्स ने जिम में लव जिहाद के आरोपियों का जो हश्म किया है, उसके बाद कोई कालनेमी हिंदू बेटी की तरफ आंखें उठाने से पहले 10 दफा सोचेगा, क्योंकि योगी की बुलेट जिम जिहाद के अपराधियों के खिलाफ ऐसी चली है कि फरीद लंगड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, घायल व्यक्ति का नाम फरीद है, ये उस पूरी घटना का मुख्य सूत्रधार था। उनके घर पर बुलडोजर गिराया जाए। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जिम मॉड्यूल का मास्टरमाइंड लंगड़ा रहा है। योगी फोर्स ने फरीद अहमद का एनकाउंटर कर दिया। अब न अली बचेगा, न शादाब और न ही जहीर, क्योंकि योगी का संदेश साफ है, सनातन को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जो पाप फरीद, अली, जहीर और शादाब ने किया है, इसका इलाज भी योगी फोर्स ने ढूंढ निकाला है। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो ये कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। इसी रिपोर्ट के साथ खबर समझिए में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए जी भारत।